हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हमने कोवेलेंट कंपाउंड है ना वो किया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी एंड उससे पहले फेजन रूल किए थे। सो मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की थी वो भी आपको कंपैरेटिव स्टडी करते हुए बताई थी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम डिफरेंस भी कर लें क्योंकि डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पे मूव ऑन करेंगे। एंड हाइब्रिडाइजेशन पे जाने से पहले अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे ने अब तक का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो प्लीज़ मेरे जो पिछले के लेक्चर्स हैं वो आप जाइए, उनको सबको स्टार्टिंग से पढ़िए क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टिंग हैं। अचानक से आप हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद नहीं समझ में आए। बहुत बार बच्चे डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना चाहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले के जो टॉपिक्स हैं वो भी प्लीज़ जाके पढ़िए। ठीक है, चैनल पे आपको पिछले सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड वो रिवाइज करने के बाद जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने आएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो अब करते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन मैं शॉर्ट में लिख रही हूं एंड आई होप आप समझ जाएंगे ये चीज। और यहां पे कैसे होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात हो गई इनकी डेफिनेशन की कि कंपाउंड्स आपके बनते कैसे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इनकी स्टेट कौन सी है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ये आपको भी पता है ना, मोस्टली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ओके, और कोवेलेंट कंपाउंड्स ये तीनों स्टेट में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों में करते हैं ना एग्जिस्ट। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम जैसे जैसे हमने प्रॉपर्टीज की हुई है ना वही सेम प्रॉपर्टीज को हम कंसीडर कर सकते हैं। राइट, मेल्टिंग पॉइंट यहां कैसे होता है आयनिक कंपाउंड्स में, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे लो। देखो ये जो चीजें डिफरेंस बिटवीन होती है ना एग्जाम में, ये बहुत मैं ये कहूँगी सब्जेक्टिव एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर में इस तरह के जो डिफरेंस बिटवीन है वो आते ही आते हैं एंड बड़े स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको सारा आपको टॉपिक अच्छे से पता है, जस्ट क्या करना है, डिफरेंस तो लिखना है, इसमें मार्क्स कहीं कटेंगे ही नहीं। जितने मार्क्स का है उससे 1-2 पॉइंट से 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख दो, दैट्स इट, है ना। और अगर एमसीक्यू आता है तो भी कोई लॉस नहीं है क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होता है, कोई ट्रिकी वाली चीज़ नहीं होती है। सो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, अब सॉल्युबिलिटी को लेके। आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन, इसका अपोजिट भी तो कह सकते हैं ना, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, यहां पे क्या होगा इसका अपोजिट, मैं अपोजिट लिख दे रही हूं बट आप अपोजिट मत लिखना एग्जाम में, ऐसा ना हो कि टीचर आपको जाके बोले व्हाट इज अपोजिट। ठीक, सो आपने यहां लिखना है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात आ गई। अब उसके बाद बात आती है कंडक्टिविटी की। यहां पे हम क्या बोलेंगे, यस दे कंडक्ट ड्यू टू, या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, किसी भी फॉर्म में आप लिखो, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस, है ना, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली फ्लो हो रहा है इस वजह से। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और क्या प्रॉपर्टी है जो हम कर सकते हैं जिनका कंपैरिजन, यस आयनिक नॉन आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं, दे अंडरगो, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप कह सकते हो दे अंडरगो आयनिक रिएक्शंस एंड दे आर फास्ट। यहां पे नॉन आयनिक रिएक्शंस एंड स्लो। ठीक, और हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शनल नेचर वाला, है ना, कि आपका जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे डोंट शो डायरेक्शनल नेचर। तो आप ये कह सकते हो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल, एंड साथ में ही एक और पॉइंट इसी के साथ कंबाइन करके कह सकते हो देयरफॉर डोंट शो आइसोमेरिज्म। क्लियर,
है ना, और वहां पे हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शनल, अपोजिट आ जाएगा ना इसका, डायरेक्शनल एंड शो आइसोमेरिज्म। तो कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स में कोई और पॉइंट रहा? ऑलमोस्ट आई थिंक सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। हमने स्टेट की बात कर ली और यस, हाँ एक चीज और कर सकते हैं, फोर्सेस की, 8th पॉइंट हो जाएगा, है ना, फोर्सेस। यहां आयनिक कंपाउंड्स में आपकी कौन सी फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वैंडरवॉल में वीक, वैंडरवॉल सॉरी कह रही हूं, कोवलेंट कंपाउंड्स में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में जो चला होता है हम वो बोल देते हैं, बोलना था कोवलेंट कंपाउंड्स में बट माइंड में चला था कि हाँ फोर्सेस कौन सी हैं, तो डायरेक्टली वो निकल गया। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एंड एग्जाम में आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया, है ना, कैसे इसके बारे में सोचा गया? देखिए सबसे पहले तो आपके जो पहले कॉन्सेप्ट आए थे, सबसे पहला जैसे आप सपोज करो लुईस अप्रोच, वहाँ पे आप शेप्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, है ना, फिर आपकी आई थी, ऑब्वियसली कर पाए थे कुछ चीज़, VSCPR थ्योरी बेसिकली कहना ये चाहिए, क्योंकि इसके पहले तक तो शेप की बात ही नहीं थी। सबसे पहले आपकी VSCPR थ्योरी थी जिसने शेप को कंसीडर किया। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की शेप के रिगार्डिंग बात की एंड बहुत से मॉलिक्यूल्स की शेप जस्टिफाई भी हुई उस कॉन्सेप्ट से, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं जस्टिफाई हो पाई थी। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी शेप तो एक्सप्लेन हुई एंड, लेकिन वैलेंस बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि किस बेसिस पे हम कहते हैं कि जो आपकी बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। और दूसरी बात है कोवलेंट बॉन्ड है आपका, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड से आप उसकी शेप निकाल पाते हो। सो अगर कोवेलेंसी आपकी वहां से कैलकुलेट हो रही है तो इसका मतलब जो कोवेलेंसी आ रही है उतने ही बॉन्ड वो एटम बनाएगा, है ना। सपोज कीजिए जैसे मैं कंसीडर करती हूँ बेरिलियम, क्या इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। अच्छा, बोरोन की भी कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p1, ठीक। फिर कार्बन की कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p, यहाँ x कर लेते हैं, 2px1 2py1, तो 4 2 6 5 थ्रू, ठीक है। तो अगर आप हम एक्चुअली मतलब वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग सोचें तो वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसके पास, जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वही उसकी कोवेलेंसी है ना। चलो मान लेते हैं, सपोज करें मान लेते हैं यहाँ पे तो कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो यानी यहाँ कोई ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, तो कोवेलेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ कोवेलेंसी आ जाएगी 0। कोवेलेंसी का मतलब क्या एक्चुअली कि वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना, कितने, जैसे आप वैलेंसी कहते हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना, कोवेलेंसी जस्ट मैंने आपको बताया था, को वर्ड मीन्स कोवेलेंट के लिए आ गया है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या कितने वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इस हिसाब से 0 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलो ठीक है जी, यहाँ 1 और यहाँ 2, है ना। लेकिन हमने देखा हुआ है बेरिलियम के केस में BeF2 BeCl2, ये मॉलिक्यूल हमने देखे हुए हैं। बोरोन के केस में BF3, कार्बन CH4, तो यहाँ तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक्चुअल में इसकी कोवेलेंसी 2 है, यहाँ इस साइड लिख देती हूँ मैं, इसकी कोवेलेंसी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो एक्चुअल में जो आप कोवेलेंसी देख रहे हैं दैट इज डिफरेंट, है ना, जो यहाँ से आपकी कैलकुलेट हुई दैट इज डिफरेंट। तो इसका मतलब कुछ तो और कॉन्सेप्ट ज़रूर है। क्या है? उसके बाद एक नई अप्रोच आई, मतलब ऑब्वियसली जो आपकी स्टडीज़ है वो चलती रहती है। क्या आई कि सपोज कीजिए इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ तो 2 ही खाली है जिसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहूँ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मतलब कि इसका आगे 2p ऑर्बिटल एक खाली है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं वहाँ एक्साइट करवा दूँ, क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, चलो 2s1 आ जाएगी अब, राइट, 2px1 2py1 2pz1।
हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कहीं से नहीं ला सकते, राइट, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करवा सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी देके। तो अब देखिए यहाँ पे तो खाली 2 ही बॉन्ड बन रहे थे, लेकिन हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया। 2p आपका जो z ऑर्बिटल था खाली पड़ा था जो उसमें, तो कितने यहाँ पे अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए? 4। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है कि हाँ अब इसकी कोवेलेंसी ऐसी है कि ये 4 बॉन्ड बना लेगा। सबके केसेस में यही है, ठीक। यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2p1 में आप अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दोगे तो 2 खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा, एक अगर आप एक्साइट करा दो 3 खाली हो जाएंगे, मतलब 3 हाफ फिल्ड हो जाएंगे, तो 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड 2s बनाएगा उसकी एनर्जी एंड जो 2p बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें पता है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यूज हैं, राइट। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाते हैं, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हुए बाहर जाते हुए एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, फाइन। तो यानी s और p की ऑर्बिटल की एनर्जी की वैल्यू तो सेम होगी नहीं, और अगर वैल्यू सेम नहीं है, आपको हमने एनर्जी डायग्राम किया हुआ है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, तो अगर वैल्यू सेम नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है, जैसे सपोज करो कार्बन का ही ले लें, CH4 में जो 4 बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इनकी एनर्जी, एवरीथिंग सेम, ठीक। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया हाइब्रिडाइजेशन का, कि आपके मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का क्या था कि मिक्सिंग हो रही है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो भी कौन से, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है, उन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। एंड मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होने के बाद जो नए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इक्वल एनर्जी के होंगे, ठीक है, एंड उनका साइज भी सेम होगा, फाइन। तो शेप, साइज, इक्वल एनर्जी, ये तीनों चीज होगी। जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही आपके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कह सकते हैं? इट इज द कॉन्सेप्ट या इट इज मिक्सिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। हाँ, ये चीज भी ऐड कर लेना, सेम एटम के लिए, ऐसे अलग अलग नहीं होगा, सेम एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वही। इट इज द मिक्सिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम एटम। बिलोंगिंग टू द मतलब कि उस एटम के ही हो, बिलोंगिंग टू द सेम एटम विच आर हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ऑब्वियसली सेम एनर्जी नहीं होती है ना, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, so that redistribution of energy take place। मैं एक बार डेफिनेशन बता दे रही हूँ, फिर मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगी भी, तो आप लोग प्लीज घबराइएगा मत। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको अच्छे से ऑब्वियसली जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं डेफिनेशन भी लिखूंगी। so that redistribution of energy takes place in such a way that after mixing all the orbitals will have equal energy, shape and size. New orbitals formed will be called as hybrid orbitals। ठीक, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं, सपोज करो हमने एक बाल्टी व्हाइट कलर के पेंट की ली, एक बाल्टी रेड कलर की पेंट की ली, ठीक है। हमें ना व्हाइट कलर चाहिए था, हमें ना रेड कलर चाहिए था, हमें तो कुछ डिफरेंट कलर चाहिए था। हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास ऑब्वियसली 2 बाल्टी पेंट बनेगा, लेकिन कलर क्या होगा? पिंक। तो 2 बाल्टी जो पेंट बना उसका सेम कलर, ठीक है, अमाउंट भी सेम और एक जैसा, बिल्कुल दिखने में आपका सेम, मतलब एग्जैक्टली कलर की आप बात कर रहे हो, अगर सेम कलर सेम अमाउंट है ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट एक तरह से यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन में, कि पहले ऑर्बिटल्स सेम साइज के नहीं थे और किसी में डायरेक्शन, अगर एस और पी की हम बात करें, देखो इसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं, लेकिन पी की डायरेक्शन है, तो इस हिसाब से तो बॉन्ड जो ये बनाएगा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डायरेक्शन हो लेकिन इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमने देखा हुआ है CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीज़ें, है ना। तो उसके केस में चारों बॉन्ड्स इक्वल एनर्जी के हैं, उनकी डायरेक्शन सब कुछ एक जैसा सही है, फाइन। सो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस सब थ्योरीज के बाद आया, फाइन। तो और यस, अभी तक यही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन वाला आपका कॉन्सेप्ट। अब भी बहुत जगह इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड अगर हम बॉन्डिंग को लेके बात करते हैं तो यस, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, नो डाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में है, बट जब बात एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आती है तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करती हूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज द मिक्सिंग ऑफ
हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आई होप अब आपको इस डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए जानबूझ के उसको 2-3 बार समझाया पहले, फिर अब लिख रही हूँ। इट इज द मिक्सिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहाँ के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जो कि सेम एटम के होंगे, बिलोंगिंग टू द सेम एटम, क्लियर, बिलोंगिंग टू द सेम एटम। ठीक, उसके बाद क्या होगा? सो दैट, नहीं एक चीज और आ जाएगी, विच आर मिक्सिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, हैविंग, जिनकी एनर्जी ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट है ही ना, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ठीक, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एनर्जी का ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इनटू द किसमें? फॉर्मेशन ऑफ, resulting into the formation of new orbitals having, कैसे होंगे ये? new orbitals having same energy and size। ठीक है ना, कोई चीज मिस तो नहीं हुई? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, सेम एटम से बिलोंग करते हैं, उनकी हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है, यस ये पॉइंट भी हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी, फाइन, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड साइज। ठीक है, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो मैं जैसे डेफिनेशन याद करती थी ना, मैं वैसे ही सेम आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि रट्टा मार के तो कोई फायदा है नहीं, भूल जाएगा अगर। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा मगअप करते हैं, मगअप मतलब कि रट्टा मारते हैं, एक वर्ड बीच में भूले तो आपकी डेफिनेशन कई बार चेंज हो जाती है। ठीक, तो सीधी सी बात है, याद क्या रखो क्या 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 चीजें हैं। देखो, मिक्सिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहली चीज, बिलोंगिंग टू द सेम एटम दूसरी चीज, एक ही एटम का होना चाहिए, अलग अलग होगा तो फायदा नहीं है। हाफ फील्ड है, उनकी मिक्सिंग हो रही है, एंड बिलोंगिंग टू द सेम एटम, दो चीज हमने कंसीडर कर ली। फिर हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी होगी तभी मिक्सिंग हो रही है, तीसरा पॉइंट, क्योंकि यूजुअली होता ही है ये, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है? रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन, बन क्या रहा है उसके बाद? पांचवा पॉइंट है आपका न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जिनकी की सेम एनर्जी एंड साइज है। तो 5 पॉइंट, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे अगर दो चीज कह दो, मिक्सिंग एंड हाफ फील्ड, मिक्सिंग तो चलो याद रहेगा, हाफ फील्ड वाला, तो 5 या 6 पॉइंट्स मैंने इसको तोड़ तोड़ के आपको सिखाया है, आप इसको ऐसे ही याद करना। सो आई होप आपको इसकी लंबी सी जो डेफिनेशन है रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब हम करते हैं साइलेंट फीचर्स, या आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिडाइजेशन की, या फिर एलिजिबिलिटी, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं कहना चाहिए, क्राइटेरिया कहना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हम ये दोनों टॉपिक्स करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कब कब हो सकती है, एंड द सेकेंड थिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं देखिए हाइब्रिडाइजेशन की, कि कब कब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। उसके अलावा अगर वो कंडीशंस नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। आई थिंक एक दो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा डेफिनेशन से, या जितना मैंने अभी तक बताया है उससे। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके होने चाहिए? सेम एटम के। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मत सोचिए कि हाफ फिल्ड ही होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक अलग पॉइंट है। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो हम क्या बोलेंगे? ओनली दोज ऑर्बिटल्स will undergo hybridization
hybridization which are having approximately equal energy. Approximately equal energy. ठीक है, एंड या तो यहाँ ऐड कर दो ओनली दोज ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम, या फिर अलग से कर दो दे शुड बिलोंग टू द सेम एटम और आयन. आयन के केस में भी होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, सेम एटम और आयन. ठीक है, आयन के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अभी तक मैं जितना भी पढ़ाती गई हूँ ऑलमोस्ट मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं साथ साथ जहाँ लगे मुझे मैं पॉइंट्स लिखती हूँ, डेफिनेशन लिखती हूँ, डिफरेंस लिखती हूँ. तो आप लोग सिर्फ इतना कीजिएगा कि साथ के साथ उसको नोट डाउन करके, जैसे जब पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई ऐसे करो कि साथ के साथ वो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाए. आप नोट्स साथ के साथ बनाते जाओ, क्योंकि लास्ट में नोट्स मतलब टाइम की ही कमी होती है, वो नोट्स ही काम आते हैं. ठीक है, सो इतनी सी चीज़ मुझे जस्ट कहनी थी कि आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं तो बेटर रहेगा. ओके, सेकेंड पॉइंट, पहला तो ये हो गया कि आपके ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, कौन हाइब्रिडाइज करेंगे, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी है, एक जैसी सी है, एंड वो एक ही एटम से बिलोंग करेंगे. ठीक, ओके. अगला क्राइटेरिया आपका क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, या उससे पहले एक और चीज़ करते हैं, एक पॉइंट और है वो ज़रूरी ऑर्बिटल्स को लेके ही है कि जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो वैलेंस शेल के ही होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका 2s 1s वाले आपका था तो आप 1s को भी कंसीडर कर लो. तो इसमें क्या होंगे, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल आर इन्वॉल्व्ड. ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल आर इन्वॉल्व्ड, या आप ये भी कह सकते हो विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, है ना. ठीक, ओके. तीसरा पॉइंट जो मैं कह रही थी, जो हमने इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया ना, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है. ठीक है, वो तब है जब बनाने आपको जितने बॉन्ड्स हों उतने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास ना आ रहे हों. हाफ फिल्ड जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे तो ही आपका बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दूसरे वाला जो आएगा वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना. शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग ही होती है. तो अगर अगर ऑलरेडी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इतने जितने हमें बॉन्ड बनाने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी ही है. ठीक, तो क्या पॉइंट आ जाएगा, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कह लो. जब जरूरत पड़े तो प्रमोट किया जाएगा, जब नहीं तो कोई बात नहीं. ओके, फोर्थ पॉइंट आपका देखिए मेन पॉइंट है. आप ध्यान दे रहे होंगे मैंने यहाँ भी खाली ओनली ऑर्बिटल्स लिखा, हाफ फिल्ड वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ भी यूज नहीं किया. तो जो लास्ट पॉइंट है आपका वो ध्यान देने वाला है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें. पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि खाली हाफ फिल्ड हों, और ज़रूरी नहीं है कि जितने हाफ फिल्ड हैं वो सब के सब करें. ठीक, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके हाफ फिल्ड वाले हों तो उसका दूसरा जो उसका मतलब आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड है वो क्या है कि कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो तीन चीज़ आई ना. पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि खाली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें. दूसरी चीज़, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. तीसरी चीज़ कि आपके क्या पॉइंट था, मुझे खुद ही मिस हो गया. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया, एंड यस, ज़रूरी नहीं है कि सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जैसे हम बात कर रहे थे ना मिक्सिंग में, कि सारे ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या सारे कंप्लीटली फिल्ड जो है वो सब इन्वॉल्व करें, ऐसा नेसेसरी नहीं है. तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसे ही स्टार्ट कर लो इसको. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स will participate in hybridization. एक पॉइंट तो ये आ गया. हाँ, वैसे तो देखो ये पॉइंट आप अलग अलग भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कंबाइन करके भी लिख सकते हो. ठीक है, ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. इसी के साथ क्या करोगे, एंड
ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे क्या क्लियर हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि खाली सिर्फ हाफ फिल्ड वाले ही पार्टिसिपेट करें, एंड ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अलग से दोबारा लाइन लिख दोगे अगर इट इज नॉट नेसेसरी तो भी ठीक रहेगा, वहां पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जस्ट शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल गेट इन्वॉल्व, कॉमा करके साथ में ही लिख सकते हो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स can also take part in hybridization. Take part in hybridization. Clear? So 4 पॉइंट्स आपके हो गए। पहला कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, वही करेंगे जिनकी इक्वल एनर्जी है और खाली सेम एटम के हैं। दूसरा चीज़, वो ऑर्बिटल्स खाली करेंगे जो वैलेंस शेल के हैं, सबसे बाहर वाले शेल के, बाकी अंदर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि ऑर्बिटल्स आपके, ऑर्बिटल्स वाला नहीं, प्रमोशन वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यस, प्रमोशन यानी इलेक्ट्रॉन जो हम एक्साइट करवाते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों, और कंप्लीटली जो आपके फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो तीसरा चीज़ आपका क्या था कि खाली ज़रूरी नहीं है हाफ फील्ड, ये कंबाइन मतलब एक साथ ही आ गया है पॉइंट। तो ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंट कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम करेंगे साइलेंट फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की होने के बाद ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, है ना, कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में, कुछ और मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। सो मेन पॉइंट्स देखिए हमारे हाइब्रिडाइजेशन के क्या है, जितना आपको अब तक पता लगा है वो तो है ही, बट कुछ और पॉइंट्स हैं, उनमें से आपको हो सकता है कुछ पॉइंट्स पता हो, कुछ ना पता हो। सबसे पहले क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आपके कंबाइन कर रहे हैं ना मिक्सिंग के बाद, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मैंने एक बार बता दिया शायद डेफिनेशन के टाइम, है ना, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड किसके बराबर होंगे, ये शॉर्ट में लिख रही हूं मैं थोड़ा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। ठीक, क्लियर है कि भाई जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। चलो ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं वो कैसे होंगे, आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप, एक जैसे होंगे। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जैसे ऑर्बिटल जो बनेंगे वो एक जैसे ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल किसके कंपैरिजन में, देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि जो कंबाइन किए थे, है ना, ओरिजिनली, तो ये ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक, चलो ठीक है भाई, दे फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं अगर वो ज़्यादा स्टेबल हैं तो बेटर आपका जो बॉन्ड है वो भी स्टेबल होगा, एंड जितने भी आपके बॉन्ड्स बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम डिस्कस करें एक चीज़ तो। उसके बाद आपका क्या आता है एक पॉइंट कि हमें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बताएगी, ज्योमेट्री। क्या कहेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन indicates geometry of the molecule, geometry of the molecule। ठीक है, इसको इलेबोरेट करना है तो आप ये कह सकते हो, चौक खत्म हो गया, इसको इलेबोरेट करना है तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में आपका बॉन्ड है वो शो करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां से हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पता लगती है, एंड देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताती है, ज्योमेट्री। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड एटम्स के केस में नहीं होगी, ये तभी होगी जब
बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, इट विल नॉट अकर इन केस ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। भी मतलब एटम्स ऐसे ही अगर हैं, कहीं बॉन्ड नहीं बना रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। वैसे भी देखो, हाइब्रिडाइजेशन हमें क्यों चाहिए थी, हम क्यों इलेक्ट्रॉन एक्साइड करवा रहे थे या हाइब्रिड करके नए ऑर्बिटल्स बनाना चाह रहे थे, ताकि उतने बॉन्ड्स वो बना सके। तो ऑब्वियस है कि जब तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इट विल नॉट अकर इन केस ऑफ आइसोलेटेड एटम्स, it will occur only at the time of bond formation, at the time of bond formation, ठीक है। तो मैंने साइलेंट फीचर्स भी आपके शॉर्ट थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिखे हैं, बट इतना सफिशिएंट है आपके लिए भी। तो आप इसको एलैबोरेट करना चाहो तो कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा मार्क्स का आएगा नहीं कि आप इसको एलैबोरेट करो, है ना। सो दिस वाज ऑल, कि जो हम कह सकते हैं कि बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर टाइप्स बताई, है ना। एक चीज़ और मिस हो गई, एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया, शेप की बात, है ना। ये मुझे अचानक याद आ गया कि मुझे शेप भी करानी थी। जो आपका शेप है, इसकी शेप देखो कैसे होती है, ए ऐसे। ये किसके लिए मैंने कहा है, एस एंड पी जब ओवरलैप कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, एस और स्पेशली पी जेड वाला ओवरलैपिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉजिटिव ओवरलैप नेगेटिव ओवरलैप क्या चीज़ें है ना, सारा वो हम कंसीडर कर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो एस एंड पी जब ओवरलैप करेगा तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो पहली बात है 2 बनेंगे, इस तरह का बनेगा, उसका शेप इस तरह का होगा। जो बिगर लोब है उसमें प्लस साइन, छोटे वाले लोब में माइनस साइन। तो यही पॉइंट यहाँ एक्चुअली आना था, ये पॉइंट यहाँ आप ऐड कर लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बिगर लोब पॉजिटिव एंड स्मॉलर नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में ऐड कर दिया, लिख दिया आपको, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है उतना। सो आप बोलोगे बिगर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव पॉजिटिव साइन एंड स्मॉलर लोब विल हैव द नेगेटिव साइन, ठीक। तो ये हमारा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रो एंड ऑल सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमें शुरू करना होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। टाइप्स में देखो बहुत कुछ आएगा, sp, sp2, sp3, ये शायद आपने सुनी भी होगी। उसके अलावा भी बहुत टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हैं, बहुत टाइप की मतलब कई हैं। तो उसके बाद हमें शेप्स कैसे एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो भी आना चाहिए, क्योंकि वही मेन पार्ट है। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एग्जाम में तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है तो सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है कि कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, कोई कंपाउंड दिया होगा, मॉलिक्यूल नहीं कंपाउंड कहना चाहिए, कंपाउंड दिया होगा, सपोज करो PCl5 है, ठीक है, इथाइन है, इथीन है, कोई भी हो सकता है। कहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उसकी पूरी शेप एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन उसमें कैसे हो रही है, कौन कौन सी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना होगा। तो हमें इस तरह के बहुत से कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली जो कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगी पूरे कवर कराऊँ। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो न्यूट्रल होंगे, जहाँ पे लोन पेयर वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे। कुछ ऐसे होंगे जहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होंगे। तो हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट, एंड अगर कहीं आयंस आएंगे तो ऑब्वियसली आयंस की भी करनी है, सो दैट एग्जाम में किसी भी तरह का आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम 3 टाइप्स पहले करेंगे। 3 टाइप्स मतलब जो हमारे बेसिक हैं, ठीक है। एक है आपकी sp, एक sp2 और sp3। नाम से पता लग रहा है ना, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, वो भी कौन सा, जो आपकी जिसके साथ बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, pz वाला, जो आपका सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला होगा, ठीक है। s और p ऑर्बिटल आपके कंबाइन करेंगे यहाँ पे, एंड 2 कंबाइन कर रहे हैं तो 2 न्यू, मतलब 2 नए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां 1s 1p सेम एटम का, सेम शेल का, वैलेंस शेल का, हमने इसके जस्ट पहले वाला जो टॉपिक है वो साइलेंट फीचर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स किया था वहाँ पे, एंड मेन पॉइंट्स जो आपके हाइब्रिडाइजेशन के हैं वो ऑलरेडी किए हुए हैं। तो उसमें अगर आप ध्यान दिया होगा आपने, तो मैंने ये चीज़ कहा था कि वैलेंस शेल हमेशा उसी के ऑर्बिटल्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पे, वैलेंस शेल का एक s एक p हाइब्रिडाइज करेगा, मतलब कंबाइन करेगा, एंड 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो गई डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन। 50% s करेक्टर है एंड 50% p। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शेप कैसी है। अगर ये थोड़ा सा भी लोब्स छोटे बड़े बने तो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, और ये एक्चुअली बीच में ऐसे दो छोटे छोटे क्यों दिख रहे हैं, ये देखिए हमने कल मैंने एक शेप बताई थी ना आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की, एक ऐसा है और ऐसा ही एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो कंबाइन करके ऐसा ही बनेगा ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। दूसरी बात है इसमें एंगल कितना है। अगर आप एंगल देखो यहां से लेके यहां तक कितना एंगल, 180 डिग्री। क्लियर। सो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जैसे कि सपोज इथाइन है ना, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो सब आपके sp हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर आप देखो एल्काइंस जितने होंगे और ट्रिपल बॉन्ड n जहाँ होगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो सब sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, या आप ये कह सकते हो कि उसमें जो एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब आता है sp2। sp2 में एक s और 2p। अच्छा, इसमें जो एक p तो कंबाइन कर गया, जो रिमेनिंग 2p हैं वो एज सच रहेंगे, या तो एम्प्टी होंगे या फिर उनमें अगर हाफ फिल्ड है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड बना लेंगे कहीं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो भी आपका जिसके साथ बॉन्ड बनाना है वहां से आ जाएगा एंड बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे है एक s और 2p कंबाइन करके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड इसको आप कहते हो ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों कहते हैं हम, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप है वो ऐसी है। ठीक है, और एक ये साइड आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। एंगल सब में याद रखना है, नेम क्या है वो याद रखना है, कैसी शेप है वो। ये आपकी शेप कैसी थी यहाँ पे, लीनियर, यहाँ शेप ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक, तो हमने एंगल डिस्कस कर लिया, शेप ज्योमेट्री यानी कि डिस्कस कर ली, शेप तो नहीं कहना चाहिए, ज्योमेट्री कहना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है वो कर लिया। कितने परसेंट यहाँ एस करेक्टर है, ये देखो टोटल आपका अगर हम देखें तो ये 1/3 है, ये 2/3 है। 1/3 मतलब 33% एस, 67% पी, है ना, ये 2/3 एंड ये 1/3। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल क्या होगा अब, गेस करो, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, सो डबल बॉन्ड वाले आपके जितने एग्जाम्पल्स हैं, यानी जैसे कि एल्कीन्स, वो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, इसका अगर आपको ध्यान हो, लीनियर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे भी आपके मोस्टली जगह ऐसे ही होंगे। जैसे सपोज करो BeF2 है, ये इसका ही एग्जाम्पल होगा sp का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है खाली ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, आपके बाकी दूसरी तरह के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ BeF2, यहाँ आपका एग्जाम्पल BF3, BH3, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, सो उसके बाद तीसरा केस आपका, तीसरा केस एक S और तीनों के तीनों p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज आपकी कितनी हो गई, 25% S, 75% P। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। क्यों है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमारे 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, मिक्स किए एंड 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, जिनका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड शेप कैसी होगी, ये एक तरह से ना टेट्राहेड्रल, देखो इस तरह से शो करने की कोशिश की गई। हम ये कह सकते हैं एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स,
जो आपका CH4 में होता है, सेम वैसे ही। तो एग्जाम्पल आपका नाम पता लग गया अभी साथ के साथ ही, CH4 एंड जितने सिंगल बॉन्ड वाले आपके वो यानी कि एल्केन कह सकते हो, ठीक। तो sp3 एल्केन, sp2 एल्कीन, sp एल्काइल। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो भी इन 3 टाइप्स की कैटेगरी में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके सबसे सिंपलेस्ट केस थे। अब अभी तक हमने यहाँ पे डी को इंक्लूड नहीं किया है, लोन पेयर इंक्लूड नहीं किया है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन और भी कई तरह के टाइप्स की है, एक एक करके हम सारी करते जाएंगे एंड एग्जाम्पल्स स्टडी करते जाएंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक मैंने जस्ट बताया है, एग्जाम में आपको जो आते हैं हो सकता है इनमें से भी कोई आए, लेकिन इसके अलावा जितनी हाइब्रिडाइजेशन हैं sp3d, sp3d2, उनके सबके भी कंपाउंड्स आते हैं। सो चलिए मूव करते हैं आपके दूसरे हाइब्रिडाइजेशन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें करना है, हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग टाइप की करनी है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि डायरेक्शनल नेचर की बात, या जैसे मैंने आपको कहा था ना एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो समझिए पहले आप। एग्जाम में सपोज कीजिए कंपाउंड आपको दिया है BeF2 और कहा जाएगा एक्सप्लेन इट्स शेप या ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ VSCPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ वे। अभी ऐसा क्यों है, आपने पहले भी देखा VSCPR थ्योरी भी शेप एक्सप्लेन कर पा रही थी एंड हाइब्रिडाइजेशन से आपने अभी देखा है ना, जितना आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स या इंट्रो हमने डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत क्या है, इनफैक्ट मैं ये कह देती हूँ कि मैंने जितना इंट्रोडक्शन है या कॉन्सेप्ट है पूरा हाइब्रिडाइजेशन का वो आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब हमें क्या करने हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो स्टडी करनी है, 3 बेसिक टाइप मैंने बताई, उसके बाद जितनी आएंगी ना वो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे उसके साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक। उनमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जहां सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं एंड कुछ ऐसे होंगे जहां बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है, तो उससे ज्योमेट्री और शेप पे फर्क पड़ता है। अब बात आ रही है कि ज्योमेट्री या शेप है क्या चीज़, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम कब होगी, जब लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि लोन पेयर का कुछ ना कुछ तो अपना असर रहेगा ना। अगर सपोज करो 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर रिपल्शन होगी, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, तो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल दिखने वाली शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि वो किस पैटर्न में अरेंज होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि आपके कुछ लोन पेयर्स हैं वो बॉन्ड को कंप्रेस कर दे रहे हैं या बॉन्ड्स को आपको पास ले आ रहे हैं, तो उसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है। अब यहाँ हम शेप की बात क्यों कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड तो देखो हमें पता है नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, वहाँ से हमें डायरेक्शन का कुछ आइडिया नहीं लगता, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर है, इस बॉन्ड के लिए डायरेक्शनल कैरेक्टर हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका बॉन्ड बन रहा है, जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, वही डायरेक्शन एक तरह से आपकी, आप उन सारी डायरेक्शंस को अगर क्लब कर लो, मिला लो, तो वो आपकी ज्योमेट्री डिसाइड करता है। मतलब सपोज करो किसी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं अलग अलग एटम्स के साथ, या एक टाइप के कई सारे एटम्स हैं उनके साथ विद सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं किसके बीच में, सेंट्रल एटम और जितने आसपास उसके एटम्स हैं उनके बीच में, ठीक, ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, उन सब का ओवरऑल जो अरेंजमेंट है दैट इज एक्चुअली ज्योमेट्री, या हम शेप कह सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है ये चीज, ज्योमेट्री और शेप सेम कब होगी, व्हेन ओनली बॉन्ड पेयर डिफरेंट व्हेन लोन पेयर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, ये याद रखना। अब एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ BeF2। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी शेप एक्सप्लेन करो, ठीक है, हमें पता है कि अब तक जितनी थ्योरीज हमने की हैं उसमें शेप एक्सप्लेन करने के लिए 2 ही थ्योरीज हैं, ये 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, एक VSCPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और एक जो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो हम ये मॉलिक्यूल दोनों तरह से एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हमने क्या कहा था कि हम सेंट्रल एटम का पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर देखते हैं कि वो जैसे यहाँ 2 बॉन्ड्स बनाना है तो 2 बॉन्ड्स बन पाएगा या नहीं, फिर एक्साइट करते थे, है ना। तो चलो वैसे ही करके देखते हैं। बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा ना हमें, सो दैट हमारा बॉन्ड बन सके। Z1 लिखना है, कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, 2p वो कर लो, ठीक। अब ये जो 2 आपकी जगह खाली हो गई, आधे आधे आपके फील्ड हैं, यहाँ आपके
दो दूसरे जो भी एटम्स हैं, जैसे यहाँ फ्लोरीन है, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। BeF2 में अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ये जो आपका मैंने दो बनाया है ना, ये दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेरिलियम के। ठीक है, और किसी के नहीं है। ओवरलैपिंग ये इन दोनों के, ये जो दो ऑर्बिटल्स थे ओवरलैप किए, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने किसके? बेरिलियम के। उसके अलावा ये जो दो बॉन्डिंग होनी है F की, वो इस साइड होगी। अब मैंने यहाँ पे P ही क्यों ड्रॉ किया भाई? क्योंकि आपको पता है अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा? P में। तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग P के केस में होगी। ये आपका F है, ये भी F है, और एंगल आपका पूरा कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है? ये आपने एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। VSC-PR थ्योरी के बेसिस पे आपको ध्यान हो, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखते थे, ल्यूज स्ट्रक्चर्स लिखते थे। पहले किसका लिखोगे? बेरिलियम। क्या लिखते थे हम? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, चलो एक मैंने इस साइड लिख दिया, एक मैंने इस साइड लिख दिया, और फ्लोरीन इस साइड लिखा, फ्लोरीन इस साइड लिखा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर आप काउंट करो, सपोज करो आपका है 9, ठीक, तो 9 की आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 9 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p। अब यहाँ पे अगर आप देखो 2px, 2py, 2pz अलग अलग कर लो, तीनों में एक एक करोगे तो 3, 4, 3, 7 आएगा, लेकिन हमें पता है इससे ज़्यादा है हमारे पास। तो क्या अब सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, अब सही है ना? तो वो जो एक खाली है, तो यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं वो कैसे कितने लिखोगे? 5 ये एंड ये भी है ना, तो ओवरऑल आपके 7 हो गए। दो का मिक्सिंग कर दी थी मैंने, खाली आपका बाहर वाला शेल ले लिया था। ये भी तो आएगा, ये भी आपका वैलेंस शेल ही है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हो फ्लोरीन के ऑक्टेट्स पूरे हो रहे हैं, बेरिलियम का खाली 4 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आ रहे हैं, 4 शॉर्ट है। ठीक है, तो ये इसी तरह की स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एंड ये ऐसे ही बनती है। आप कहना चाहेंगे ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये ऑन द बेसिस ऑफ VSC-PR थ्योरी आपने एक्सप्लेन किया है, VSC-PR थ्योरी। ठीक है, तो कभी भी VSC-PR थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से लोन जो आप मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखते हो, ल्यूइस सिंबल लिखते हो, वो लिखोगे। यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो आपका दो अलग अलग डायरेक्शन में बन रहा है, एंड यस लीनियर शेप है। ठीक, क्यों? क्योंकि आप BeF2 लोन पेयर और वो कंबाइन करके VSC-PR थ्योरी का आपको याद है टेबल, उसके हिसाब से बताओगे। और हाइब्रिडाइजेशन वाला तो है ही आसान। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल अभी लिया स्टार्टिंग से ही। ठीक, एंड उसके बाद अगला हम करते हैं BF3। BF3 भी आप कर चुके हो, थोड़े इजी एग्जांपल्स हम पहले लेंगे, उसके बाद थोड़े मुश्किल पे मूव करेंगे। दूसरा एग्जांपल BF3 का अगर आप लोगे, हम पहले इसको भी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करें। ठीक है, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना है बोरोन का? HHELIBEB 5। ठीक है, ओके, 1s2, 2s2, 2p1। बनाने कितने हैं इसको बॉन्ड्स? 3। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करवाएंगे, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1। ठीक, ये आपका आ गया एक्साइटेड स्टेट, ये थी आपकी ग्राउंड स्टेट। जब आपको एग्जाम में लिखना है ना, ये मेंशन करना होगा एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब इसके बाद आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। कैसी शेप आएगी? इसको यहाँ नहीं ड्रॉ करती मैं, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि यही आएगी ना। अब इसके अलावा आपको जो बॉन्ड्स बनाने हैं वो किसके साथ बन रहे हैं? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, या आप कंसीडर करोगे जैसे भी किया था ना, क्या होगा? P। तो जो ओवरलैपिंग होगी वो भी किसके साथ होगी? P के साथ। कोशिश करना नीट एंड क्लीन बन जाए। उप्स, ये ज़्यादा गड़बड़ हो गया, एग्जैक्टली पूरा हाफ यहाँ ओवरलैप हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता।
ओके, ठीक। तो अगर आप देखो ये एंगल 120 डिग्री, ये हमने किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। पहले आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये सेंटर वाला, ये आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। सेंटर वाला आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक, ऑफ बोरोन, ऐसे लिखोगे आप, ठीक। एंड ये क्या लिखोगे? p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑर्बिटल लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंगल 120 डिग्री एंड शेप आपकी ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर? ये सारा आपने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम किसके बेसिस पे करेंगे? VSCPR। VSCPR के अकॉर्डिंग हमें लुईस स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अगेन बोरोन, यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप देखो टोटल 3, तो एक मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, एक इधर, एक ये आप एक्सप्रेस कर दे रहे हो। 3 साइड हम फ्लोरीन लिखते थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे? ऑब्वियसली 7। तो 3 लोन पेयर सब पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि क्या 3 लोन पेयर्स एंड ये एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि। सो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट्स पूरे हो रहे हैं, यस। बोरोन का खाली 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए ये भी आपकी कैसी स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एंड जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं वो किसकी तरह एक्ट करती हैं? लुईस एसिड। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ बात आई कि शेप की अगर बात करो तो आपका जो टेबल था वहाँ पे अगर आप जाके चेक भी करोगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स नहीं हैं। एंड आपका जो इसमें रिपल्शन है मैक्सिमम वो ऐसे जाके सेट होती है कि आपकी शेप ट्रायगोनल प्लेनर ही आती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसका शेप उसके बाद एक्सप्लेन करोगे? CH4 का। उसका भी मैं फटाफट कर देती हूँ, एक साइड यहाँ रब कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब तो आपको वैसे भी आइडिया लग गया होगा। मैं इस साइड रब कर देती हूँ, इतने में हमारा बन जाएगा। ठीक है, CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो कार्बन आपका 1s2 2s2 6 होता है ना टोटल। सो यस 2s2 2p2, तो आप इसको 2px1 2py1 ऐसे शो करोगे ना। 2p2 तो शो नहीं करोगे क्योंकि एक सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। अब इसको बनाने से 4 बॉन्ड, तो एक्साइटेड स्टेट में आपने ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या आ जाएगा? 2s1 2px1 2py1 2pz1, जैसे हमेशा करते आ रहे वैसे ही करोगे। उसके बाद sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और अब ये तो खाली कार्बन का है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कार्बन का है। बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन। तो 4 ऐसे। अब यहाँ सर्कल क्यों आया, यहाँ डंबल आया? डिपेंड कर रहा है कि किसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? S, ऑर्बिटल भी S, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे शेप ड्रॉ करते हो, ज्योमेट्री ड्रॉ करते हो इस तरह से। ये आपने एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन। एंड इसी तरह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हो आप क्या एक्सप्लेन करोगे इसका? ऑन द बेसिस ऑफ VSCPR थ्योरी। कार्बन चारों डायरेक्शन में आप ये एक शो कर देते हो, और हाइड्रोजन उसको भी ऐसे ऐसे शो कर दिया। इसका तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन के सारे ड्यूप्लेट्स पूरे हो गए एंड कार्बन का ऑक्टेट। ठीक, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है। यहाँ मैंने आपके 3 एग्जाम्पल लिए जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हैं। आपको मैंने करके दिखाया कि कैसे एक्सप्लेन करना है आपको किसी भी मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ उसकी शेप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ VSCPR थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन हमने बेसिक कर ली, बॉन्ड पेयर वाली कर ली। अब देखिए इसके बाद इसी के बेसिस पे ना, अब अभी मैंने एग्जांपल किया था ना sp sp2 sp3 का, एल्केन। मैं दोबारा एक बार कर देती हूँ। sp में हमने किया था किसका? एल्काइंस का, है ना? ओके,
sp2 में एल्कीन्स का, एंड sp3 था आपका तीसरा केस एल्केन्स का। तो इनके भी आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ड्रॉ करने आ जाते हैं। मतलब ये आ जाता है कि एक्सप्लेन करो आपको इथेन, इथीन, इथाइन। एल्केन में और किसी का नहीं पूछा जाएगा, जस्ट पूछेंगे तो इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले यही करेंगे। एंड उसके अलावा आपको 3 हाइब्रिडाइजेशंस और करनी है। आपने क्या क्या की, sp, sp2, sp3। उसके बाद जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है ना, मैं थोड़ा सा एरिया रब कर देती हूँ सो दैट लिख सकूं। ठीक है, ओके। उसके अलावा आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3d2, sp3d3। अब देख के पता लग रहा होगा कि अब किसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई, d ऑर्बिटल्स की भी। ठीक है, इनकी शेप आपकी अलग अलग होगी एंड इनके रिगार्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, BSc-PR थ्योरी के अकॉर्डिंग भी और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमें अब फर्दर ये करना है, तो जितना मैंने अब तक कराया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगला आपका जो आएगा वो थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टफ है, बट इससे थोड़ा सा लेवल हाई है। लेवल हाई इसलिए है कि यहाँ SP की आपको आदत होती है, SP, SP2, SP3 की। ये आपके लिए एक थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट आएगा, नया आप कह सकते हो कि एक टॉपिक आ जाएगा, है ना। तो उसको समझने के लिए पिछला रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक अभी मैंने आपको कराया हुआ है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एंड यस, अगेन लास्ट में जो आपकी सेम थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना ही है आपको, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करके रखना है, सो दैट अगली जैसी भी वीडियो आई, स्टोरी डले, कुछ हो, आपको सबका पता लगता रहे, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। एंड इसके बाद आपका जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये जब कवर होगा तो आपका अगर आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ, स्टार्टिंग में हमने कहा था ना 4 थ्योरीज करनी है हमने, वो 4 थ्योरीज हमारी कंटिन्यू होती आ रही हैं। अब हमारी लास्ट उसके बाद एक थ्योरी बचेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बीच बीच में मैं चैप्टर का इसलिए ओवरव्यू देती रहती हूँ कि कई बार बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या चल रहा था क्या नहीं। ठीक, सो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तो वापस 8 o'clock रेडी रहिएगा नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, एंड यस, कोशिश कीजिए कि आप अगला टॉपिक जो पढ़ने आए तो पिछला पूरा रिवाइज करके आएँ। ठीक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।